अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी सेहत में होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के हवाले से। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया है और चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की है। एक बहुत अहम कामयाबी जो थी और एक अहम संग मील है वो इंडिया ने अबूर किया है और इसके नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर खलाई जहाज़ उतारने वाला पहला, जबकि अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। इंडिया की जो खलाई एजेंसी है ISRO, उन्होंने कामयाब लैंडिंग के बाद अपने हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर की तस्वीर भी शेयर की, जहां पर हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि जो साइंसदान थे या जो उनका टेक्निकल स्टाफ वहां पर मौजूद है वो इस कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार करते हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही अहम कामयाबी है इंडिया के लिए। चंद्रयान 3 का जो खलाई मिशन है वो 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और 40 दिन का ये तवील सफ़र था, जिसके बाद ये कल चांद के कुतुब जनूबी पर उतरा है और यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए। हम भी इंडिया को इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसको मजीद डिस्कस करेंगे, अभी शामिल टॉप स्टोरीज। चीफ जस्टिस के तोशाखाना केस पर रिमार्क्स, शरीफ नाराज। पेट्रोल के बाद एक और बिजली बॉम्ब आवाम पर गिरा दिया गया। हब्स के मौसम में जिल्द के मसाइल का हल क्या? शाहीन दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को पछाड़ने को तैयार। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी है ताकि जो इलेक्शन की तारीख है वो ली जा सके। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक मुल्क की जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत का फैसला कर लिया है। तोशाखाना केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इस केस में रिमार्क्स दिए हैं कि बादियो नज़र में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो कि दुरुस्त नहीं था और ट्रायल कोर्ट के जो फैसला है उसमें काफ़ी खामियां भी दिखाई दे रही हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से नैब के कानून में तरमीम पर भी एतराज़ात सामने आए हैं। तोशाखाना पर चीफ जस्टिस की जानिब से जब रिमार्क्स दिए गए उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरीम नवाज कह रही हैं कि चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI की वकालत की है और उनकी वकालत करना इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता, जबकि नवाज शरीफ ने भी लंदन में सहाफ़ियों से इस मामले पर गुफ्तगू की और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना से अल कादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने करियर को दाव पर भी लगा रहे हैं। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी उन्होंने एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उनका यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ जो तमाम मुकदमात हैं उनकी सुनवाई से रोका जाए। मेरे जो तमाम मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या फिर पेशावर के हाई कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएँ। चेयरमैन PTI ने अपना केस आलमी सतह पर उठाने की तैयारी भी कर ली है और इस हवाले से उन्होंने बरतानवी वकील राशिद याकूब को अपना केस आलमी इदारों में उठाने की हिदायत भी जारी की हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मती साहब, बहुत वक्त के लिए एक दिन पहले हमने देखा कि रमज़ान शुगर मिल केस में मरीम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, तो आप ये समझते हैं कि जिस तरह से मरीम नवाज़ को अब रिलीफ मिला है, कुछ बैलेंस किया जा रहा है चीज़ों को, तो जो PTI चेयरमैन के मुतालिक कैद का फैसला है क्या वो भी ख़त्म हो सकती है, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कमेंट पास किए हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले पर? जी मती साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखें, खबर जहाँ तक मरीम नवाज़ को आप कह रहे हैं रिलीफ मिला है, वो रिलीफ नहीं था। को रिलीफ मिला है उसमें कोई रिलीफ की बात ही नहीं थी। जी वो को उसमें कोई मरीम नवाज़ को रिलीफ की बात ही नहीं थी। बुनियादी तौर पे ये तकरीबन 2-3 साल पुरानी एक नैब की अपील थी। ये उस दौर की अपील थी जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं वो चेयरमैन नैब थे, तो उसमें वो अपील अब गैर मौसर हो चुकी थी, इनफेक्चस हो चुकी थी। उसकी वजह यह है कि वो तमाम केसेस जो हैं अब ख़त्म हो चुके थे। तो ये अपील जो है एक रस्मी सी कार्रवाई थी
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया है, और इसके अंदर जो नैब का इदारा है जिसकी ये अपील दायर की गई थी, वो इदारा भी उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस अपील को निपटाया जाना, ये कोई मरीम नवाज़ के लिए रिलीफ की बात एज सच नहीं थी। जहाँ तक इमरान खान को रिलीफ मिलने का ताल्लुक है, तो कुछ हैरानकुन बातें ज़रूर हुई हैं, और काफ़ी हद तक मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जो एतराज़ है वो दुरुस्त है कि एक ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला ना तो खुद पढ़ा, ना ही कल की समाअत में उन्होंने वकील से कहा कि वो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला पढ़कर सुनाएं। तो और सिर्फ उनसे सवाल जवाब करके वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने बगैर सुने ये फ़ैसला कर दिया है, और कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए और ऑब्जर्वेशन दी कि जिनका बराह रास्त असर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अख्तियार समाअत है उस पर पड़ेगा। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं है, मगर इसके बावजूद भी जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक डेडलाइन दी गई है, ये बज़ाहिर बड़ी धमकी आमेज़ डेडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा है कि वो कल ही जो है अपील के हवाले से और ख़ास तौर पे इमरान खान की सज़ा की मुअत्तली के हवाले से 1 बजे अदालत लगा के फैसला करें, वरना 2 बजे का टाइम उन्होंने मुकर्रर किया है कि सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी अदालत लगाएगी। ठीक है मती साहब, जिस तरह अब हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ या मरीम नवाज की हम बात करें, उन्होंने फौरी तौर पर आला अदलिया पर तनकीद भी शुरू कर दी है। आपको लगता है कि ये दुरुस्त अमल है? और जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पूरा जो फैसला था उसको चीफ जस्टिस की जानिब से नहीं पढ़ा गया, उस पर कमेंट पास कर दिए गए हैं, तो क्या अदलिया का किसी जानिब झुकाव आपको दिखाई दे रहा है, या अगर हम कहें कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? देखें, डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट की कल की कार्रवाई है, बल्कि उससे पहले भी बहुत सारे मुकदमात में ये चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और उनके हमख्याल कुछ मखसूस जजेस जो हैं वो अपना बेंच बना के बैठ जाते हैं और ज़्यादातर PTI के मुकदमात सुनते हैं। ये वही जजेस हज़रात हैं जिन्होंने एक हुक्म के ज़रिए जस्टिस काजी फायज़ ईसा पे पाबंदी लगाई थी कि वो इमरान खान के केसेस नहीं सुनेंगे, मगर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं है कि PTI के तमाम केसेस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुनेंगे। मगर इसके बावजूद भी PTI के ये ज़्यादातर केसेस जो हैं यही मौजूद जजेस सुन रहे हैं। तो इसमें लगता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। और फिर बहुत सी ऑडियो टेप्स भी आई थी, जिन मुबैना ऑडियो टेप्स में हम देख रहे थे कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जो सास साहिबा हैं वो गुफ्तगू फरमा रही हैं, और उससे वाज़ेह हो रहा है कि वो PTI की एक सरगर्म रुकन है और PTI के जलसों में शरीक भी होती हैं। बल्कि उस ऑडियो लीक से ये भी वाज़ेह होता है कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के अहल खाना हैं वो PTI के हवाले से और PTI के जलसों और इमरान खान के जलसों के हवाले से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बल्कि चंद दूसरे जजेस जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू फरमाते रहे हैं। ठीक है मती साहब, जिस तरह नवाज शरीफ की जानिब से कल बात की गई कि चीफ जस्टिस इस तरह की बातें करके अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं, ये नवाज शरीफ धमकी दे रहे हैं या कोई मशवरा दे रहे हैं? अब देखिए, ये करियर दाव पे लगा रहे हैं या अपना करियर बना रहे हैं, इसका फैसला जो है वो नवाज शरीफ तो नहीं करेंगे ना। अगर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते पहले इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और वो खुल्लम खुला तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनको दी गई सज़ाओं के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो सज़ाओं का फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो इससे तो लगता है कि वो अपना कैरियर बना रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि शायद रिटायरमेंट का बाद उनका कैरियर मज़ीद आगे बढ़ेगा और मज़ीद चमकेगा। और शायद कुछ लोगों की राय में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल रिटायरमेंट के बाद जो है मुतहर्रक होंगे, तहरीक इंसाफ के साथ मुतहर्रक होंगे, बल्कि जिस तरीके से एक साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं और उन्होंने इमरान खान को कानूनी मशवरे दिए, उनके साथ मुलाकातें की और फिर एक ऑडियो लीक के मुताबिक उनके जो फर्जंद हैं वो मुबैना तौर पे PTI के टिकटों के सौदे भी करते रहे। तो इससे तो लगता है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल भी अपने रिटायरमेंट के बाद अपना कैरियर बना रहे हैं। ये और बात है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो है अपना कैरियर नून लीग की बजाय PTI के साथ
बज़ाहिर देख रहे हैं। ठीक है मती साहब, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, इसके लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से हमने देखा कि कमर कस ली गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात वो करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से हल्का बंदियां तो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो फिर इस किस्म की मुलाकातों का मकसद क्या है? साथ ही साथ जिस तरह से सदर मुमलिकत खुद कह चुके हैं कि उनका स्टाफ उनकी बात नहीं मानता या नहीं मानी उन्होंने एक पर्टिकुलर मामले में, तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको लगता है उनकी बात सुनेंगे? देखिए, आइन के 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली की हद तक सदर ममलिकत को ये अख्तियार हासिल है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मशवरे के बाद 90 दिन के अंदर आइंदा इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। मगर अब इसमें मसला ये है कि ये सिर्फ कौमी असम्बली की बात है। 4 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनमें से 2 सूबाई असम्बलियाँ सिंध और बलूचिस्तान की ऐसे हैं कि जहाँ पे गवर्नर के दस्तखतों से वो असम्बली तहलील हुई है। तो इसमें जो 2 सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे गवर्नर्स ने तारीख का ऐलान करना है। अब देखना यह है कि जिस तारीख का ऐलान जो सदर आरिफ अलवी करेंगे, क्या उसी तारीख पे सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर हजरात भी इलेक्शंस का ऐलान करेंगे? अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो ये फिर पुराने वाला तराजा खड़ा हो जाएगा कि सूबों में और वफाक में एक साथ जो है इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ अगर एक तरफ 48(5) के तहत सदर को इलेक्शंस का ऐलान करने का आइन ने इख्तियार दिया है, तो 218 जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाएँ। तो इसलिए आइनी तौर पे अब ये तनाज़ा है जिसका हल बज़ाहिर सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और हम सुन रहे हैं कि PTI पहले ही मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ और अब ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी पटिशन आज किसी वक्त भी दायर कर सकती है। ठीक है मती साहब, 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर अगर हम देखें तो जो नई हल्का बंदियां हैं वो तो 4 माह में ही मुकम्मल होंगी, और फिर इस मरदम खाना शुमारी की बुनियाद पर ही जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उस पर भी नज़रसानी होगी। तो इसका तो ये मतलब है कि 3 माह तो इसके लिए दरकार होंगे। तो ये बात तो यकीनी फिर नज़र आ रही है कि जो आमद हैं वो वक्त पर नहीं हो सकते। देखिए, नून लीग और PDM की हुकूमत ने जाते जाते जो मरदमशुमारी का मामला छेड़ा है तो उसमें वाज़े तौर पे लगता नहीं है कि वो साफ़ नीयत के साथ मरदमशुमारी में दिलचस्पी रखते थे। ये वो मरदमशुमारी है जो नून लीग के 1.25 साल के या PDM के 1.25 साल के दौर में बहुत पहले शुरू की जा सकती थी, और उसमें फ़ायदा ये होता कि फिर कौमी असम्बली जो वजूद बरकरार था जिसका, वो आइन में तरमीम करके जो कुछ लोगों की राय में तरमीम कर ही नहीं सकती थी, ये असम्बली सीटों में इजाफा भी कर सकती। क्योंकि मरदमशुमारी का जो आइनी मकसद है वो ये नहीं है कि सिर्फ हल्का बंदियाँ करके कुछ वोटरों को एक हल्के से निकाल के दूसरे में डाल देना या हल्कों की जो आबादी है उनको बराबर कर देना। हल्का बंदियों का मकसद ये है कि कुछ अरसे बाद इस मुल्क की जब आबादी में इजाफा होता है तो उनकी नुमाइंदगी में भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में उसी तनासब से इजाफा किया जाए। और अगर कौमी असम्बली ना होने की वजह से या नामुकम्मल होने की वजह से आइन में तरमीम करके नशिस्तों में इजाफा नहीं किया जा सकता तो फिर मरदमशुमारी महज हल्का बंदियों और वोटरों को एक हल्के से दूसरे हिस्से में डालने के लिए करने का तो कोई मकसद नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मरदमशुमारी का जो अमल शुरू किया गया है आइन के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अब ज़रूर जायज़ा लेगी। क्या आइन की यही मंशा है? क्या मरदमशुमारी का अख्तियार किसी भी हुकूमत को अपने मुद्दत के आखिरी रोज़ में भी हासिल है जब असम्बली भी ना हो, और फिर ये तो एक रवायत बन जाएगी कि हर हुकूमत अपनी मुद्दत के आखिरी दिन जो है वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला के मरदमशुमारी जो है उसके नताइज मंजूर करवा लेगी। और फिर आइन का ये यकीनन तकाजा है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो फिर उसके बाद नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है इलेक्शन होने होते हैं। मगर उसका मकसद सिर्फ हल्का बंदियाँ नहीं होता, आइन में तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट के ज़रिए जो असम्बली में नशिस्तें उनमें इजाफा भी होता है। अगर इजाफा नहीं होता तो मैं हल्का बंदियों के लिए मरदमशुमारी कराना जो है ये मेरे ख्याल में इलेक्शन में ताख़ीर के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान हमारे स्टेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ में
वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है और उन्हें दावत दी गई है मुलाकात के लिए, ताकि जो इलेक्शन की तारीख है उसको फाइनल किया जा सके। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इंतखाबात से मुतालिक जो मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सैयद अली हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। अब कहा तो यही जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने की वजह से जो पोस्टिंग के इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं, और निगरान हुकूमत के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सदर मुमलिकत की बात माने, यानी सदर फिर मुकम्मल तौर पर बेख्तियार हो चुके हैं। देखिए, आईनी तौर पर तो ऐसा ही है कि सदर के पास इख्तियारात तो वैसे भी कम थे जब असम्बलियाँ कायम थी, सदर के पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन अभी जो सदर के पास इख्तियार है वो ना होने के बराबर है। लेकिन सदर ने जाते जाते मौजूदा सदर ने, अगर आप सदर के ओहदे की बात करें तो वो तो इख्तियार बहुत कम है। लेकिन अगर आरिफ अलवी की बात करें तो उन्होंने जाते जाते कुछ ऐसे बॉम्बशेल्स फेंके हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए तो मसला पैदा ना करे, लेकिन आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक कानून साजी जो कि पिछली गवर्नमेंट ने, अभी जो गवर्नमेंट गुजरी है, उन्होंने बड़ी उजलत में वो कानून साजी की थी, उस कानून साजी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो अब देखना यह अनवर साहब के सदर साहब के इस इकदाम की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं आगे जाके। अब मौजूदा गवर्नमेंट तो अबूरी गवर्नमेंट है। अगर अदालत कल को डिक्लेयर कर देती है कि सदर के दस्तखत के बगैर हुए कानून साजी की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर वो जो कानून है जिसके तहत कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई है, शमम कुरैशी की गिरफ्तारी है, असद उमर की गिरफ्तारी है, वो गिरफ्तारियां भी कलअदम ठहरेंगी। तो उस सिलसिले में अबूरी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। इस तरह से देखा जाए तो आखिरी कार्ड जो सदर के पास था वो खेल गए हुए हैं। लेकिन बशर्ते ये कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि अगर ये चैलेंज होता है पूरा मामला और वहां से कोई डिसीजन इनके हक में आता है, तो अदरवाइज सदर के पास आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अबूरी हुकूमत के हवाले से कानून साजी तो होनी नहीं कि जिसपे सदर के दस्तखत चाहिए होंगे, एक रस्मी सा ओहदा है। अब ये सिर्फ इंतजार करेंगे आरिफ अलवी साहब के, अगर इलेक्शन होते हैं उनके सदारत के ओहदे तक मुश्किल है, मतलब वो तो खैर चले जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर अगला हल्फ लेने के लिए। ठीक है अली, जिस तरह से आप पॉइंट आउट कि जो सदर मुमलिकत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर भी हमें फैसले करते दिखाई देते हैं, तो क्या जो सदर आरिफ अलवी हैं आपको लगता है कि वो सितंबर तक जा रहे हैं, या फिर जो अगले सदर हैं उनके आने तक सदर आरिफ अलवी ही अपनी तमाम जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे? देखिए, सदर के पास अभी एक कानूनी सा सवाल है, माहिर कानून इसका बेहतर आंसर दे पाएंगे। सदर के पास पार्डन का इख्तियार तो होता है, सदर के पास और भी बड़े इख्तियारात होते हैं। आपके पहले सवाल पे मैं जो हिस्सा है उसका बाद में आता हूं, लेकिन इसका जवाब पहले दे दूं। सदर एक और काम कर सकते थे। इमरान खान को शिकायत है कि जेल में उनको सहूलियात मैसर नहीं है। सदर के पास इख्तियार होता है कि वो किसी भी जेल का दौरा भी कर सकता है जाके, और वहां पे किसी भी कैदी को उसकी जो मतलूबा सहूलियात है वो फराहम भी कर सकता है। मगर आरिफ अलवी साहब ने अब तक वो दौरा नहीं किया, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। और इसके साथ साथ आपने बात की उनकी रिटायरमेंट की, सदर के ओहदे की रिटायरमेंट की बात की सितंबर में, देखिए आईनी तौर पर होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन एक और कानूनी पेचीदगी, एक और कानूनी पहलू सामने आ जाता है कि अगले सदर का इंतखाब कैसे होगा। क्या मुल्क जो है वो फिर एक्टिंग सदर, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो होते हैं वो फिर कायम मकाम सदर बन जाते होते हैं, तो क्या कायम मकाम सदर ही ओहदा संभाल के रखेंगे जब तक कि नई असम्बलियां नहीं इलेक्ट हो जाती, क्योंकि सदर को मुंतखब किए जाने का एक पूरा प्रोसेस है जो कि असम्बली के होते हुए अपनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है जहां तक अगर इनकी रिटायरमेंट के बाद एक्टिंग जो होंगे प्रेसिडेंट वो चेयरमैन सेनेट हुआ करेंगे। सो ये कुछ ये कहने की कानूनी पेचीदगियां हैं। इस दफा देखिए अनवार जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि मामलात बड़े अनयूजुअल रहे हैं, गैर रस्मी मामलात रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होता आया था वो उसकी रिवायत डल चुकी थी। अब जो हो रहा है इसकी रिवायत नहीं है। जैसे आप देख लेंगे पंजाब और केपीके की असम्बलियां पहले तहलील हो गई थी और सेंटर की नहीं हुई थी, ये बड़ी गैर रिवायती सी चीज थी। तो इस दौर में इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद हमने बहुत गैर रिवायती चीजें देखी जिनका जवाब हमारे ठीक है अली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गैर रिवायती काम हम देख रहे हैं कि इस टेन्योर में हुए हैं। तो मुल्क में हम तो देखते हैं कि जिसका जो दिल चाहता है वो खिलाफ आइन काम शुरू कर देता है, ना ही किसी को ओहदे का लिहाज है और ना ही कोई आइन का, क्योंकि आइन में तो वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन ये मिसाल हमने देखी, पंजाब की हम बात करें, केपीके की बात करें, केपीके की जो हुकूमतें हैं पहले इस मुकर्ररा वक्त की खिलाफ वर्जी कर चुकी हैं, और अब हम देख रहे हैं कि जो कौमी असम्बली के इलेक्शन हैं उस पर भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल बन चुकी है। देखिए, इस मुल्क ने अनप्रिडिक्टेबिलिटी के रिकॉर्ड्स तोड़े। हमने हालिया दौर में पिछले 1-2 सालों में
हमने जिसे कहते हैं ना कि तमाम रिवायात को हमने तोड़ा है, और सियासी रिवायत तो अब कोई नाम की रही नहीं ना। अगर कहा जाए कि किसी हर मुल्क की एक सियासी रिवायत होती है, मगरिब की सियासी रिवायात है, वो कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, मगर रिवायात उनका पास किया जाता। हमारे यहाँ तो रिवायत बहुत दूर की बात है, कानून की खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। ये गवर्नमेंट देख लें आप, जो पिछली गवर्नमेंट अभी गई है, इन लोगों के पास हर वो उज़र मौजूद था कि जिसके तहत उन्होंने पंजाब के और केपीके के इलेक्शन रुकवाए, नहीं होने दिए। और अब यही वो जमाते हैं जो खास जो है मतलूबा नताइज हासिल करने के बाद अब चीख रही है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। मैं हैरान हूं इस डबल स्टैंडर्ड पे कि आज से 10 दिन पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी, ये इंतखाबात वक्त पे होने के खिलाफ बयानात दिया करते थे, और जैसे ही अब इनकी गवर्नमेंट उतरी है, इनको इंतखाबात की जल्दी है, और शायद वो वक्त दूर नहीं जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और ये मिलकर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की जो दोगलापन है, इसको ये एक्सपोज हुआ है इनका। और ये जो अभी सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हमारे पास अभी इस वक्त बचे कुछ हैं, वो चंद है कि होंगे जो अपने उसूल पे कायम होंगे, जो अपने उसूल परस्ती पे कायम होंगे। अदरवाइज ना सियासत में कोई उसूल रह गया है, ना कोई आइन रह गया है, और कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। अब ये सदर का पूरा वाकया, इसका हमारा मजाक बनाया अनवर, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को उछाला है, आपके नेबर्स ने उछाला है कि आपका सदर कह रहा है मैंने दस्तखत नहीं किए और कानून बन गया। और मैं हैरान हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया गया। और सदर ने भी क्या किया आखिर में माफी मांगी कि मैं जी कौम से माफी मांगता हूं, ट्वीट के अंदर माफी मांग ली। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना स्टाफ का एक मेंबर फारिग कर दिया, दैट्स ऑल, मैक्सिमम ये हुआ। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं सिक्योरिटी ब्रीच था कि सदर के डायरेक्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई। कई लोगों ने लिखा जनाब कि ये ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता जैसे कि अब हो रहा है। क्या होता है बनाना रिपब्लिक में? बनाना रिपब्लिक में कानून नहीं होता, बनाना रिपब्लिक में रिवायात का पास नहीं रखा जाता, बनाना रिपब्लिक में किसी को किसी का डर नहीं होता। तो ये हम उसी तरफ ही जा रहे हैं सिर्फ। ठीक है अली, और बड़ा मामला है जहां हम देख रहे हैं कि शहबाज में मौजूद है, नवाज शरीफ भी है, वहां पर उनकी मुलाकातें हो रही है। मुस्लिम नून के लिए एक बड़ा जो अहम मरहला है वो तो यही है कि नवाज शरीफ किसी ना किसी तरह से वापस आ जाए। वो मेडिकल की बुनियाद पर गए, फिर हमने देखा 4 साल से वो वापस ही नहीं आए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप, नवाज शरीफ की वापसी का जो मरहला है आसानी से तय हो जाएगा? मुश्किल लग रहा है जी मुझे अनवार नवाज शरीफ का वापस आना, क्योंकि नवाज शरीफ को बड़ी गारंटियां मिली है, लेकिन गारंटियां वो उनके लिए नाकाफी है। आपको राना सनाउल्लाह साहब का बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि गारंटी मिल गई है, हर तरह की गारंटी मिल गई है। लेकिन कल की खबर है, गालिबन हाँ कल की खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब परेशान है मरियम नवाज साहिबा की बेल कैंसिलेशन को लेकर के। आपको पता है ना कि इस वक्त जो है वो नैब पहुंची हुई है अदालत में कि जी नैब जो है वो चाहती है कि मरियम नवाज की बेल कैंसिल की जाए, और नवाज शरीफ परेशान है। हालांकि कल नैब ने यह भी कहा कि हमें नहीं चाहिए, मरियम की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ परेशान है। इसका मतलब है नवाज शरीफ को जिस किस्म की गारंटी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रही है। इसहाक डार भी उतने ही सजा याफ्ता थे जितने नवाज शरीफ, उनको भी सजा हुई, मुजरिम है ना। वो वापस आके अपने केसेस क्लियर करवा के फिर इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके वापस जा चुके हुए हैं। उनको गारंटी मिल गई थी, नवाज शरीफ को गारंटी नहीं मिल पाती है। मेरे ख्याल में कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको सियासत से आउट हमेशा के लिए कर दिया गया है और अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। और शहबाज शरीफ जो है वो फेवरेट है। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने का एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हुआ है, इदारों को भी हल्कों को भी, तो उस एक्सपीरियंस को वो एंजॉय कर रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ बैगेज बहुत है, नवाज शरीफ साहब की क्लोजेट में स्केलेटन्स बहुत है, तो इदारों को एक एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ के साथ काम करने का, जिसमें इख्तलाफात भी है, जिसमें फ्रिक्शन भी है, जिसमें तनाज़ात भी है। लेकिन ये आप देख लें कि शहबाज शरीफ के साथ जो 16 महीने का टेन्योर गुजरा है उसमें कोई इख्तलाफ, कोई फ्रिक्शन, किसी किस्म की पेचीदगी सामने नहीं आई है। तो आप खुद इस बात का जो है वो अंदाजा लगा ले कि नवाज शरीफ कबूल है या शहबाज शरीफ कबूल है। तो जो कबूल है वो तो वापस आ सकता है, वो तो यहाँ पे रह सकता है, उसके केसेस खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो कबूल नहीं है उसके केसेस जो के तू रहेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि वो जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे तो एयरपोर्ट से सीधा वो जाती उमरा जाए। उनको अडयाला तो या कोट लखपत जेल तो बहुत दूर की बात, उनको तो कोर्ट भी जाना पसंद नहीं है कि वो फिलहाल जाके कोर्ट से कोई केस की जो है वो वहां से बरियत। ठीक है, अच्छा अली, साइफर केस की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है ये केस हल हो पाएगा, इसके जो हकाइक हैं वो मंजर आम पर आ सकेंगे? क्योंकि ये एक हसास मामला है जहां पर अगर चेयरमैन पीटीआई इसमें कसूरवार पाए गए तो आपको क्या लगता है मजीद क्या हो सकता है उनके साथ?
देखिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसकी तहकीकात बहुत पहले हो सकती थी और ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। अगर पिछली गवर्नमेंट चाहती तो अपने दौर में इसकी तहकीकात करवा सकती थी, उन्होंने भी नहीं करवाई। वो बुरी हुकूमत ये स्यापा अपने गले क्यों लेगी, ये ढोल वो अपने गले क्यों बांधे, उसका तो काम ही नहीं है। वो तो आई है सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात कराने के लिए। तो ये अगर अगली हुकूमत आई और इमरान खान के मुखालिफ हुकूमत अगर आती है, कोई मुखालिफ जमातों की, तो उन्होंने अगर जरूरत की तो की। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि साइफर जो है वो कोई हतमी नतीजे पे पहुंचेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन है और शायद कंफ्यूजन बाज लोगों को सूट भी करता है। मुल्क में कंफ्यूजन की सूरत हाल रहे, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये देखें कि इदारे ने इसको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मनगढ़ंत कहा था, झूठ कहा था, इसको बेबुनियाद कहा था, यहाँ तक कि ये भी जिक्र हुआ था कि कहीं इलामिया में भी साजिश का जिक्र नहीं है, मदाखलत का जिक्र है। इसको सियासी जो इसकी कॉनोटेशन तब्दील करके इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक जो है वो इदारे ने बात की। तो इसमें से एक फरीक तो बिल्कुल बाहर हो गया, वो इदारे ने कहा जनाब ये तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। दूसरा रह गया अमेरिका। अमेरिका से इमरान खान खुद राब्ते बढ़ा रहे हैं। अमेरिका पे इल्जाम लगाया था ना कि अमेरिका ने साजिश की, उससे खुद राब्ते बढ़ा रहे हैं। तो अब पीछे रह कौन गया? इमरान खान खुद रह जाते हैं कि साइफर को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को, जो कि सिफारती डॉक्यूमेंट था, उसको इन्होंने पब्लिक जो है वो क्या कह लें कि पब्लिक इन्फ्लुएंस के लिए, आवाम पे असरअंदाज होने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्जामात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार सैयद अली हैदर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो हम देख रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है, हमें दिखाई दे रही है। मक्का मुकरमा के ये मनाजिर हैं जहां शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और जिसके बायस सड़कें इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। और इस दौरान खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन समेत हमने देखा कि क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियोस भी सामने आई हैं और ये वीडियोस बहुत से लोगों की जानिब से शेयर की गई हैं। बहुत से ऐसे इलाके वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं, जबकि जो उम्रे पर आए ज़ायरीन हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बहुत तेज़ कल तूफ़ान था। हमने देखा सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ वायरल हो रही थी, वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें थीं, वो हमने हवा में उड़ते देखी हैं। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर मक्का मुकरमा से कई वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि जो ज़ायरीन हैं बारिश के दौरान खाना काबा में मौजूद हैं, उन्हें दुआ और तवाफ़ करते भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा एक वीडियो मक्का के क्लॉक टावर की है जिसके मनाजिर देखकर हर कोई सहर में मुब्तला हो गया है। बिजली गिरने का यह मंजर है क्लॉक टावर पर, और जिस तरह से ये तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं तो बड़ी ही खूबसूरत ये तस्वीर हैं, लेकिन जो तूफ़ान की वजह से है वो हमने देखा ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शदीद तूफ़ानी बारिश हुई है कल मक्का मुकरमा में और इस दौरान जो ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद थे बहुत मुश्किलात में हमें दिखाई दिए हैं। खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करने वाले जो ज़ायरीन समेत उन समेत क्लॉक टावर पर भी आसमानी बिजली गिरने की वीडियोज़ सामने आई हैं। बहुत से इलाके वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं और ज़ायरीन वहाँ पर बड़ी तादाद में हमेशा से ही मौजूद होते हैं। और इस हवाले से सोशल मीडिया तो इस वक्त भरा पड़ा है इन तमाम वीडियो से। मक्का मुकरमा से वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं और ज़ायरीन को बारिश के दौरान हम देख रहे हैं कि खाना काबा में दुआ करते दिखाई दे रहे हैं, तवाफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फुटेज वायरल हुई है या तस्वीर वायरल हुई है वो हुई है मक्का के क्लॉक टावर की, जिसमें बिजली गिरने का जो मंजर है वो सहर में मुब्तला कर देने वाला है। जिस तरह से क्लॉक टावर पर ये बिजली गिरी है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कनेक्शन है उस बिजली के दरमियान और क्लॉक टावर के दरमियान, बिल्कुल ऑन द पॉइंट हमने देखा कि वो जिस तरह से कनेक्ट हुई है टावर के साथ। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे ठट्ठा से, जहां इस वक्त हमने देखा है कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन और ट्रक में इस वक्त हादसा हुआ है जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन और एक बच्ची समेत 7 अफराद के जान बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मुसाफिर वैन हैदराबाद से ठट्ठा आ रही थी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताज़ा गुल ने हमें ज्वाइन किया है। ताज़ा गुल, बताएगा किस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है? जी ताज़ा गुल, आप हमें सुन पा रहे हैं?
ताज़ा गुल से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। ठट्ठा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 2 खवातीन और एक बच्ची समेत 7 अफराद जहां बहक हुए हैं। 10 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हो चुके हैं। मुसाफिर वैन हैदराबाद से ठट्ठा आ रही थी। तमाम लाशों और तमाम जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताज़ा गुल हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा, किस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये ठट्ठा के करीब जो है जिर्क के मुकाम पर ठट्ठा हैदराबाद कौमी शहरा पर जो है इनका ये अफसोसनाक हादसा हुआ है। हैदराबाद से जो है ठट्ठा आने वाली मुसाफिर वैन जो है सामने आने वाले जो ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में जो वैन में सवार जो है खवातीन समेत 7 अफराद जो है जाँ बाक हो गए, जबकि 12 से जायद जो है शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस ने जो है तमाम जो है जख्मियों को जिर्क अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ भी तिबी सहूलियात के फुकदान के 22 मरीज काफी देर तक तड़पते रहे और अब भी जो है 4 जख्मियों की इंतहाई हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की हम बात करें तो ठट्ठा और जिर्क जो है तकरीबन 50 किलोमीटर के दूरी पर वाक़ है, जिसके बाद रेस्क्यू जो है मामला को कवर करने में भी मुश्किलात का सामना आ रहा है। ईजी और रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस से रवाना कर दी गई है। जिर्क अस्पताल की जानिब तमाम जो है जख्मी जो है वो अभी भी सीरियस है। 4 सीरियस जख्मी जो अफराद है उनको जो है ठट्ठा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जो है ट्रक ड्राइवर जो वाक़े से मौके से फरार हो गया है, जबकि हादसे के नतीजे में वैन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। और इस हादसे में जो है अब तक जो पुलिस ने जो बताया है जिसमें 7 अफराद जो है जाँ बाक हो गए और 12 जो जख्मी और 4 की हालत जख्मी है। ताम रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाई अब जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताज़ा गुल हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत से मुताल्लिक, बिजली की कीमतें बढ़ने से मुताल्लिक। जहां मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि बिजली के यकसा टैरिफ को ख़त्म करके हर सूबे में जो बिजली के नर्ख हैं और सब्सिडी की जिम्मेदारी है वो अब सूबों को मुंतकिल करने की बात की जा रही है। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध को, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान को, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान पंजाब को, पेशावर और जो कबायली एरियाज़ हैं उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत में देने की तजवीज़ है। जबकि इस्लामाबाद की बात करें तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मलकियत पंजाब और वफाक की मुश्तरका होगी। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत अवाम पर कारपोरेटेड बमबारी कर रही है। हुकूमत ने महंगाई के सताए जो अवाम हैं उन पर एक बार फिर से बिजली बॉम्ब गिरा दिया है। कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की बात करें तो डॉलर भी मजीद महंगा हो रहा है, जबकि इंटरबैंक में भी एक बार फिर से नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर बढ़ने का सिलसिला भी जारी है और इसके अलावा ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि रुपए की कदर में गिरावट से डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ एक बार फिर से मुतहर्रिक हो सकते हैं। मुल्क में सोने की कीमतों में भी इस वक्त इजाफा देखा गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सियासी हुकूमतों पर तो हम बड़ी तनकीद करते रहे हैं कि वो सियासी करते हैं, अपनी मनपसंद फैसले करते हैं, IMF के साथ मुआहदा होता है, लेकिन निगरान हुकूमत को तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, बहुत महीनों से कह रहा हूँ, बल्कि शायद सालों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल जैसे आपने बयान किए और आपने काफ़ी सारे मसाइल बयान किए और मैं एक एक करके इनका जिक्र करूँगा। ये कॉम्प्लेक्स हैं और ये मांगते हैं बहुत ही कॉम्पिटेंस लेवल इनको डील करने का। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल ना हों तो वो उसको डील ना कर सकें। पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है जो आपने सही सामने रखा, एक तो मैं इसमें ये कहता चलूं कि ये 5 रुपए 40 पैसे का राइज अब नहीं होगा। इसमें 2 चीजें की गई हैं। एक तो ये है कि आई थिंक इसको 6 महीने के लिए स्प्रेड कर दिया गया है, प्लस एक क्वार्टरली टैरिफ सितंबर में खत्म हो रहा है। अगर वो क्वार्टरली टैरिफ खत्म होता है और उसकी जगह 3-3.5 रुपए लागू होता है तो जो नेट टैरिफ इंक्रीज आपके और मेरे बिल में ऑन दी एवरेज, ये भी एवरेज की हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी, वो 2 रुपए 33 पैसे होगा। ये एवरेज उस एवरेज 24, 25 या 30 रुपए के टैरिफ पे है जो इस वक्त लागू है। आई थिंक 29 रुपए का कुछ टैरिफ है जो एवरेज है, ये उस पे लागू होगी। इसके मैं उम्मीद रखूंगा अथॉरिटीज से कि वो जो लोग हैं जो कि बहुत ही
वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं 100, 200, 300 तक उनको इसका जो इजरा है वो कम से कम होगा। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है। ये सिचुएशन भी मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक तो मैं फिर लोगों को, और ये भी बात मैं अब एटलीस्ट साल डेढ़ से कह रहा हूं, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लोग अपनी तर्ज जिंदगी, अपने तर्ज अमल बहुत ही एहतियात से रखें, ताकि उन पर ये जो बोझ अभी चल रहा है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए हम हमेशा तर्ज अमल की बात करते हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि तर्ज अमल तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन जो इंसान पहले ही 30-40 हज़ार रुपए कमा रहा है, क्या उसका तर्ज अमल होगा? उसके लिए तो खाने के लिए पैसे नहीं बचते होंगे, बच्चे की स्कूलों के पैसे नहीं बचते होंगे, जो उन्होंने फीस अदा करनी है, बिल उनको आ जाता है 20-20 हज़ार रुपए, और जिस तरह से टैक्सेस डाले जा रहे हैं। दो चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगा कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा है वो क्या IMF मुआहदे की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अवाम तो यही जानना चाहते हैं कि ये खुद से इजाफा करते हैं, और दूसरी चीज ये है क्या जो टैक्स कलेक्शन रिकवरी है वो नहीं हो पा रही, इसलिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर देते हैं कि ये तो फिर मजबूरन अवाम को देना ही पड़ेगा? So this is my favorite question to answer कि क्या IMF पाकिस्तान में बिजली की कीमतों का तयन करती है या ये कोई और तरीका है, और IMF का उसमें क्या रोल है? IMF बिजली की कीमतों का तयन पाकिस्तान में क्या किसी भी मुल्क में नहीं करती। पाकिस्तान में डिस्कोस कल एक पिटीशन लेके नेपरा के पास गए और उन्होंने उनको ये कहा कि हमें ये टैरिफ चाहिए, अगले 3 माह के लिए हमें ये रिकवरी करनी है। मेरे ख्याल है 140 अरब रुपए के करीब की रिकवरी की बात हुई। ये क्यों पैदा हुई मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। इसमें एक अवामिल ये है कि रुपए की कदर में जो कमी हुई है उसका पास थ्रू आ रहा है, जो हमारा रेट ऊपर गया है, मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, उसका पास थ्रू आ रहा है। और तीसरा, मैं हमेशा कहता हूं जो असल बात है जो हमें आज करनी है कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर कंप्लीटली स्टेट चला रही है। तो हमने ये देखा ही नहीं कि बिजली की खपत तो गिरती चली जा रही थी पूरे मुल्क में। जब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब बिजली की खपत गिरती है तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि अगर ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वहीं पे खड़ी है। वो अगर 100 यूनिट की बजाय 80 यूनिट पे हम लेंगे तो कॉस्ट बढ़ी हुई आई। ये दिखाई दिया कल कि जो कॉस्ट थी इस वजह से बढ़ी। इसलिए मैं गुजारिश सबके सामने ये रखना चाहता हूँ, अथॉरिटीज के सामने भी, एंड वी टॉक टू द केयर टेकर्स एज वेल, एंड वी टॉक टू द इनकम गवर्नमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम हर शोबे की बात कर लें, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले बिजली उतनी वाफिर मौजूद नहीं है, लाइन लॉसेस के इश्यूज हैं, लोड शेडिंग का हम सामना करते हैं, इतने महंगे यूनिट पर भी हमें बिजली उस तरह से दस्तयाब नहीं है। डॉलर पे अगर हम आ जाएं, डॉलर हम देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करते हैं, वहां पर प्राइसेस बढ़ रही हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिसको लगता है जिसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं? अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लगता फिर से जखीरा अंदोजी शुरू हो जाएगी? एक तो ये बात हमने तय की कि अब हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स फैसले करने पड़ेंगे, हार्ड फैसले करने पड़ेंगे। बिजली में ये फैसला मेरे ध्यान में बहुत क्लियर है, सिर्फ प्रोविंशियलाइजेशन से बात बनेगी नहीं, आपको इसकी मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, डिफरेंशिएटेड टैरिफ, जनरेशन की सेल, आउटराइट सेल, LNG पावर प्लांट्स हम नहीं चलाएं, कोल के पावर प्लांट्स हम ना चलाएं, ये काम हम ना करें। हम ये काम हमारे करने के नहीं है, इन कामों से हमें निकलना पड़ेगा। ये हमें तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो स्टेट ऑफ द आर्ट पॉलिसी बनाएगी, रेगुलेटर रेगुलेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस चलाएगा। इसकी मिसाल क्या है? टेलीकॉम सेक्टर और बैंक्स दोनों में मुनाफा भी आ रहा है, टैक्सेस भी आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर जब जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, एक मुश्किल डिपार्टमेंट है, जब हम के इलेक्ट्रिक को देखते हैं, वहां पर भी लोगों को सहूलियात अच्छी तरीके से मुयसर नहीं है, कुंडी सिस्टम वहां पर भी चल रहा है, रिकवरीज वहां पर भी नहीं होती, प्राइवेटाइज करके भी अगर हम रिकवरियां नहीं कर पाए तो उस प्राइवेटाइजेशन का या आउटसोर्सिंग का क्या फायदा होगा? ये बात आपकी दुरुस्त है, और वो इसलिए नहीं है कि जो पूरा इकोसिस्टम है ना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का, वो इस तरह का नहीं है कि हम एक चीज प्राइवेटाइज कर दें और बाकी सब सरकार में रखें और ये उम्मीद रखें कि ये चीज ठीक हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक में कमी भी हुई है लाइन लॉसेस में, पर उस तरह से शायद नहीं हुई। सो प्राइवेटाइजेशन
कह देना आसान है, बट इसको सही तौर पे एक अमली जामा पहनाना एक फर्क बात होगी, पर हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब आपने जो बात की है बाकी इकोनॉमी की, देखिए बाकी इकोनॉमी भी, जो डॉलर क्या चीज है, डॉलर की जो हमारे रुपए की कदर है शॉर्ट टर्म में बहुत सी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। अथॉरिटीज को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। रेमिटेंसेस जुलाई में 19% कम हुई हैं, ये कोई अच्छी ओमन नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक्सपोर्ट स्लाइड की हैं, ये भी कोई अच्छा ओमन नहीं है। करंट अकाउंट बढ़ा है, ये भी कोई अच्छा ओमन नहीं है। अब आपने $9 बिलियन जनीवा में जाकर तय किए, द केयर टेकर्स हैव टू वर्क हार्ड टू गेट दैट मनी। आपने $1 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक AIIB का पड़ा हुआ है, दे हैव टू गेट दैट मनी। ये मैं क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है इस वक्त। जो पाकिस्तान का इमीडिएट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल मसला है वो ये है कि ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच ना हमें इंपोर्ट करने दे रहा है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, और हमारी इन्फ्लेशन का बायस इसलिए बन रहा है कि रुपए की कदर इसलिए कमजोर हो गई है क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम है। दूसरा, आपकी ये बात दुरुस्त है कि एक डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, उसमें हमें सर्टेनिटी लानी पड़ेगी, चीजों में प्रेडिक्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये सारा काम अब पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए अथॉरिटी से, और पॉलिसी स्टेटमेंट यही रिवॉल्व करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं 12% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, आप ही बता रहे हैं रेमिटेंसेस 19% गिरी हैं, तो पाकिस्तान को फिर अपनी मईशत चलाने के लिए खुद से फिर डॉलर कमाने पर तवज्जो देनी होगी। जो मुकामी मौशी पैदावार है उसको हमें बढ़ाना होगा। जो हमारा फोकस है इस वक्त वो तो सिर्फ रियल एस्टेट पर है, हम सिर्फ जो सोसाइटीज हैं वो बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिडेंशियल जो प्लान है सिर्फ उस पर ही काम हो रहा है। अगेन यू हैव ब्यूटीफुली पुट इट। इसलिए कि पाकिस्तान की जब तक पैदावारी सलाहियत को हम ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर हम दुनिया को बेचने के लिए कोई सामान पैदा नहीं करेंगे, और वो एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, सर्विसेज सेक्टर में भी हो सकता है, तो ये 25-30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे हम बात बना नहीं पाएंगे। पर दूसरी आपने बहुत ज़रूरी बात ये की है कि हम 8 से 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की, लेंटिल्स की, एडिबल ऑयल की इंपोर्ट करते हैं। हमें अपनी पैदावारी सलाहियत, और अब हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है लिम्स, जिसका ताल्लुक ही इस चीज़ से है, जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पुट टुगेदर करके, एंड आई होप कि ये हम आगे चला पाएंगे, जिसमें हम अपनी जो इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड है जो नॉन यूटिलाइज्ड है उसको यूटिलाइज करें। प्लस हमारी जो पैदावारी सलाहियत है, देखिए ना, पाकिस्तान में मैं कभी ये वर्ड नहीं यूज करता कि देयर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि कोई लो हैंगिंग फ्रूट्स ना इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने में है, ना PIA को ठीक करने में है, बट एग्रीकल्चर में जो 1/3 हमारी पैदावारी सलाहियत कई जगह पे रह गई है, उसको बढ़ाना शायद लो हैंगिंग फ्रूट है, जिससे मुल्क की फूड सिक्योरिटी, इंपोर्ट्स का काटना, प्लस अगर हम किसी दिन, और अल्लाह करे कि किसी दिन आप भी मुझे इंटरव्यू करें और मैं कहूं कि हम मिडिल ईस्ट की जो फूड सिक्योरिटी की इस वक्त नीड है उसको पूरा कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हर मौसम के मुताबिक जल्द की हिफाजत ज़रूरी होती है, और आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं आपकी स्किन की हिफाजत से मुताल्लिक। जहां पाकिस्तान में शदीद गर्मी के अलावा शदीद और खुश्क सर्दी भी आती है, तो ये दोनों मौसम ही जल्दी बीमारियों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। और इसके अलावा जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बरसात के दिन है, हब्स है, नमी है, तो इसमें जल्दी बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। मौसम बरसात में जो हवा में मौजूद नमी है उससे आपकी स्किन पर दाने भी निकलते हैं, खारिश जैसे मसले होते हैं, कील मुहासे वगैरह भी नमूदार हो जाते हैं। जिस तरह खुश्क माहौल में जरासीम उड़ते फिरते हैं, और इसके बरक्स हम देखते हैं कि मौसम बरसात में जरासीम कम उड़ते हैं, लेकिन जिस जगह बैठते हैं वहाँ पर ये अपने जहरीले मवाद खारिज करती हैं, जबकि इनका जो जल्द के साथ रद्दअमल होता है तो जल्द बीमार हो जाती है। ख्वाह ये बीमारी हम देखते हैं दानों की शक्ल में हो, खारिश की सूरत में हो, तो इस मौसम में अपनी स्किन को कैसे हम महफूज रख सकते हैं, कैसे ग्लोइंग रख सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर अमराज जल्द रीज़ जुल्फ़िकार ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम बरसात में हम देखते हैं बहुत सी बीमारियां आती हैं, तो स्किन पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं ख़ास तौर पर इस हब्स के मौसम में?
जी, सबसे पहले तो ये कि जो ह्यूमिडिटी का लेवल जब जिस वक्त भी बढ़ता है तो हमारी स्किन के लिए अडेप्टेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन हमें नज़र आती है वो फंगस का लगना है। बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, इसमें जिन पेशेंट को एक्जिमा या सोराइसिस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, क्योंकि उसमें हवा में नमी का जो तनासुब है वो बेसिकली जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा आप कह लें कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बढ़ सकती हैं। इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप क्लेंजिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे वो आपका फेस है, चाहे आपकी बॉडी है, चाहे आपके बाल हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस ये कि उसका जल्द का खुश्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि बाज़ दफ़ा बाज़ हालात में जिस तरह अगर लोग नहाए हैं या आपने मुंह धोया और आपने बगैर ड्राई किए आप निकल गए हैं तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। जहाँ पर भी नमी रहेगी वहाँ पर आपके इन्फेक्शन के चांसेस, आपके लिए फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जिस तरह से आप ये पॉइंट आउट कर रही हैं, क्योंकि फिर तोड़ तो लोगों के पास यही होता है कि अगर वो बाहर से आए हैं, घर आए हैं, हब्स की एक सिचुएशन को फेस करके आए हैं, स्वेटिंग उन्हें हुई हुई है, तो वो बस नहाते हैं, दोबारा से तैयार हो जाते हैं तो निकल जाते हैं। जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि उसको खुश करने का अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसला हम आमतौर पर देखते हैं कि हम गीले पाँव में जुराबे पहन लेते हैं, तो उसके बाद जो ये फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी से बढ़ता है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सॉक्स का इस्तेमाल अगर कम कर सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसका टाइम ड्यूरेशन अगर आप कम कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है। पाँव को अच्छे से ड्राई किए बगैर कभी भी आप सॉक्स या बंद जूते ना पहने। इस मौसम में बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप जितनी ऐसी जूतियाँ जिसमें बेसिकली एयर फ्लो आपका रहे वो सबसे बेहतर होती हैं। सॉक्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो प्योर कॉटन में करें, उसमें कोशिश करें कि नायलॉन बेस्ड कोई चीज़ ना हो। कपड़ों का इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि प्योर कॉटन में जाएं, उसमें नायलॉन बेस्ड कोई चीज़ ना हो। ठीक है, अच्छा अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को हो जाता है फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, पहली चीज़ तो एक डेफिनेटली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको हो गई है तो प्लीज़ उसको घर में आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है, जिसमें ओरल मेडिसिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है और वो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। सो इमीडिएटली जस्ट गो टू योर डॉक्टर, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर कोर्स होता है जो करना बहुत ज़रूरी है। आप जिसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा फिर ये रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन है ये क्या फिर ब्लैब या छाले की सूरत में जिसे हम कहते हैं उसमें भी फिर कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं, जो छाले हैं दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो आप फंगल इन्फेक्शन के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। फंगल इन्फेक्शन के साथ जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एसोसिएट, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को रिंगवर्म इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें पूरे वो गोल गोल दायरे जिस्म के ऊपर होते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जिस तरह कराची या सिंध का इलाका है जहाँ पर वैसे भी नमी का तनासुब, क्योंकि समुद्री हवाएं होती हैं तो उसमें क्योंकि नमक और वो सारी चीज़ें भी शामिल होता है। लेकिन जो छाले हैं वो आमतौर पे ज़्यादा गर्मियों में पड़ते हैं, कि जैसे शदीद गर्मी है, हाँ वो उस मौसम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें सन बर्न्स का होना और उसके बाद ये सारी चीज़ों का होना वो उसके साथ। और बच्चों को हम आमतौर पर देखते हैं कि जो छोटे छोटे दाने हैं वो उनकी स्किन पर निकल आते हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि पंजाबी ज़ुबान में पित्त कहा जाता है। बिल्कुल, वो भी हबस से ज़्यादा वो शदीद गर्मी के मौसम में होता है, वो उसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। और उसमें भी आप जाहिर है कि एयर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये होता है कि अच्छा दो चीज़ें एक होती है, एक तो मौसम का रोल होता है और दूसरा ये कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत भर भर के पाउडर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और हमें ये आइडिया नहीं होता कि बेसिकली बच्चा उसी से एलर्जिक है। अक्सर बच्चों को सांस का प्रॉब्लम भी उस बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की वजह से हो रहा होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिसके बारे में आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है उसको कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। ठीक है, अच्छा तो ये जो घर में फिर हम लोग टोटके शुरू कर देते हैं, डिफरेंट जो क्रीम्स हैं मेडिकल स्टोर पे आपको पता है कि बगैर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी क्रीम बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड बड़ा डिफरेंट है, हम डॉक्टर्स को अवॉइड करते हैं, उनके पास जाना नहीं चाहते और फिर उससे फिर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी क्रीम हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका फिर उल्टा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट ये इस वक्त आपको भी पता है कि जिस तरह के इकनॉमिकली हालात चल रहे हैं तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि जिधर से भी जैसे भी पैसे बच सकें वो बचा ले। तो मैं एक सिंपल कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्लेंजिंग बहुत अच्छी करें। ठीक है, चाहे चेहरे की है, ओवरऑल है, क्लेंजिंग का होना बहुत ज़रूरी है।
जिसमें एक्सफोलिएट करना यानी कि स्क्रबिंग वगैरह हफ्ते में 1 से 2 बार आप करें, और कोई भी माइल्ड सा आप स्क्रबर लें, बहुत हार्ड स्क्रबर ना लें। वो स्क्रबर जिनमें एप्रिकॉट डला हुआ है वो बिल्कुल नहीं आपने लेना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कोई भी माइल्ड सा स्क्रबर, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी ऐसा टोनर जिसके अंदर BHA या AHA या सैलिसाइलिक एसिड है, आप उसका इस्तेमाल करें, वो आपके पोर्स को क्लोज रखेगा। और आपने जो भी मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हबस का मौसम है तो हमने मॉइस्चराइज नहीं करना क्योंकि उससे ऑयली हो जाएगा। नहीं, देखिए आपको एक स्किन का नॉर्मल फ्लोरा भी मेंटेन करना होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप वो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जो वाटर बेस्ड है। ठीक है, इसमें ऑयल बेस्ड भी आते हैं और इसमें वाटर बेस्ड भी आते हैं। जो वाटर बेस्ड होंगे उनके साथ यूजुअली हाइड्रा का वर्ड यूज़ हो रहा होता है, तो आप वो वाला मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी को आप जिस कदर बढ़ा देंगे बिल्कुल नहीं होने, और हाइड्रेट आप जब कर रहे हैं तो सिर्फ पानी नहीं, आप कोशिश करें कि निमकोल जिस तरह होता है आप वो, या स्कंजवी, लेमनेड, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। फ्रेश जूसेस से बहुत बेहतर है कि आप लेमनेड की तरफ रहें, क्योंकि फ्रूट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रॉ फॉर्म में लें। हाँ बिल्कुल, उसको जूसेस में आप बहुत सारा उसका फाइबर वेस्ट कर देते हैं। मौसम के जो भी फल हैं उनको आप इस्तेमाल करें, एज इट इज इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक का इस्तेमाल प्लीज ज़रूर करें। बिल्कुल, इसी तरह मैं आने लगा था कि सन ब्लॉक यूज़ करने का रुझान हमारी तरफ नहीं है, फिर उनके जो SPF हैं वो हमें आइडिया नहीं है कि हमारी स्किन के हिसाब से सूटेबल कौन से हैं। अगेन वही बात है कि हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एक सन ब्लॉक हम डिमांड करते हैं, हमें वो दे दिया जाता है बगैर ये जाने कि हमारी स्किन को क्या चाहिए। देखिए, सन ब्लॉक पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर जो इस मौसम में और जो यहाँ पर हालात हैं, इन एनी केस आपको SPF 50 या 60 चाहिए। ठीक है, इसमें अगर इससे कम है, अक्सर ख़वातीन होती हैं वो जब मेकअप बाय करती हैं, कोई भी क्रीम बाय करती है, उस पर लिखा होता है जी SPF 30 SPF 15, वो बेकार है। तो अगर एडिशनली आप सन ब्लॉक के साथ लगा रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन सन ब्लॉक की आपको ज़रूरत है। अक्सर ख़वातीन का सवाल ये होता है कि जी हम मेकअप से पहले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता हो, क्योंकि सन ब्लॉक हर तरह के आते हैं, सीबम कंट्रोल भी आते हैं। इस मौसम में बेस्ट होता है कि आप सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक लें। अगर आप खुद से जाकर ले ही रहे हैं तो 2 चीज़ों का बस ख्याल रखें कि सीबम कंट्रोल हो और 50 या 60 प्लस हो। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो मसला आजकल के मौसम में हम देखते हैं वो है ऑयली स्किन, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग है और इतना हब्स होता है कि हमारी जो स्किन है वो ऑयली होने लग जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वो मैंने आपको जिस तरह टोनर का बताया, तो जो BHA और AHA सैलिसाइलिक एसिड का टोनर्स हैं, दे आर बेस्ट। वो ये इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। अब वो सबसे ज़्यादा आपका जो एबनॉर्मल स्वेटिंग है, देखिए एक तो नॉर्मल होनी ही चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैकेनिज्म है, ये एक्सक्रीशन का एक मेथड है जिससे आपकी बिल्कुल आपकी स्किन हेल्दी भी रहती है। लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा, अच्छा मेरे पास कुछ ख़वातीन ऐसे आती हैं कि जिनके लिटरली ड्रिप कर रहा होता है पसीना, और वो बहुत परेशान होती है, कहती है हम AC के अंदर भी हों तो भी। देखिए, दैट इज़ अनदर कंडीशन जिसको हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, यानी कि पसीने का नॉर्मल एक आम आदमी से ज़्यादा आना। उसको अगर आप चाहते हैं ट्रीट करना तो उसमें बोटॉक्स अपना रोल प्ले करता है, और वो आप घर पे नहीं कर सकते हैं। अगर आपने टोनर इस्तेमाल करें, क्योंकि टोनर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप खुद से पहले ट्राई करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा वेट ना करें, फिर आपको जाना है और डॉक्टर को देखना। ठीक है, आजकल एक सबसे बड़ा जो इशू हम देख रहे हैं पाकिस्तानी ख़वातीन में वो फेशियल हेयर्स का है, उसको लेकर लोग बड़े परेशान हैं, और क्या उसका हल सिर्फ लेज़र ही है? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जब फेशियल हेयर ख़वातीन में आते हैं तो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल मैकेनिज्म। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर ये आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, या जेनेटिक्स है या आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। अगर जेनेटिक्स है तो फिर लेज़र के साथ जब हम करते हैं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आती और बड़े आराम से चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और फिर आप लेज़र करवा रहे हैं तो आप ये जहन में रखें कि जब तक आपके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होंगे आपके लेज़र के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हार्मोन्स को भी साथ देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों में आजकल PCOS का बहुत ज़्यादा इशू है और उसमें बालों का आना चेहरे के ऊपर एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरे पास अक्सर लोग आके कहते हैं कि जी हमने ये फ़लानी जगह से 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैं डॉक्टर से भी कहूँगी और पेशेंट से भी कहूँगी कि देखें, इतनी अवेयरनेस आजकल हर बंदे को, हर एक के हाथ में फ़ोन है और आप खुद एक चीज़ को देख, जिस तरह बुखार एक बीमारी नहीं है, दैट इज़ एन इंडिकेशन, तो इसी तरह ख़वातीन के चेहरे पे बाल आना ये बीमारी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड यू हैव टू लुक एट अपॉन दैट।
और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप गायनेकोलॉजिकल एक वर्कअप करवाएं, और उसके बाद जब आप लेज़र करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि अक्सर ख़वातीन की ग्रीन हुई होती है स्किन, वो सब इशूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीच ये और प्रॉब्लम्स को जनरेट करती है और आपकी स्किन हार्ड हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, डिसकलर्ड हो जाएगी, एक्नी हो जाती है उसकी वजह से। तो लेजर डेफिनेटली इसका ओनली सोल्यूशन मैं कहूंगी, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आप एक ऑनगोइंग उसमें रहेंगे, तो एक प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। यही बताना था कि इस मौसम में स्पेसिफिकली अगर हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाने दें, पानी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, और जो स्किन के दूसरे मसाइल थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये मनाजिर आप नियो की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये आम इंसान ही है, ये कोई दूसरी दुनिया की मखलूक नहीं है, कोई एलियंस नहीं है, लेकिन जो वाक़या पेश आया उनके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये एक सहरा की सैर कर रहे थे, जहाँ पर अचानक जो बादल हैं वो इनके सर के ऊपर आए हैं, जहां पर चीन का ये सूबा है सिंकियांग, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सहरा में सयाहों के साथ ये अनोखा एक तजर्बा हुआ है, इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है, तरह तरह के कमेंट्स हैं और इस पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये हुआ यहाँ पर क्या है। तो सहरा में गाइड का काम करने वाले जाहू और सयाहों के ग्रुप को इसका तजर्बा हुआ जब वो एक सहराही टीले के ऊपर पहुंचे हैं। उस वक्त वहाँ पर बादल छाए हुए थे और वहाँ पहुँचने पर उनके जो सर और जिस्म के बाल हैं, जिस तरह हम इस वीडियो में देख रहे हैं, वो ऊपर की जानिब खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में हम एक सनसनाहट की आवाज़ भी सुन रहे हैं। इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और इनकी जो गाड़ियां वहां पर थीं उन पर भी बरकी चार्ज के असरात महसूस किए गए हैं। तो इस अनोखे तजर्बे के बायस ये अफराद टीले पर 4 से 5 मिनट ही गुजार सके और फिर नीचे उतर गए थे, और वो उतरना भी ज़रूरी था, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका जो जवाब है वो हमें साइंसदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि अजीब और तफरी से भरपूर तजर्बा महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ी ही ख़तरनाक इनके लिए सूरत हाल थी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया जा रहा है, क्योंकि सयाहों के सर पर ऐसे बाल मौजूद थे जिनमें बरकी रो मौजूद थी। तो आप वीडियो में सनसनाहट को सुन सकते हैं, उनके सर पर ऐसे बादल मौजूद थे जिनमें बरकी रो मौजूद थी। तो ये वाक़या वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और इससे इंदिया ये मिलता है कि फ़ज़ा में कितना बरकी चार्ज यहाँ पर मौजूद था। खुशकिस्मती से वो सयाह तो महफूज रहे हैं कि वो जल्दी यहाँ से हट गए थे और 4 से 5 मिनट बाद ही यहाँ से उतर गए थे इस टीले से, और 20 मिनट बाद फिर वहाँ पर ये देखने में आया कि मौसम वहाँ पर ठीक हो गया है। तो बड़ा ही हैरत अंगेज़ ये तजुर्बा रहा है। शायद पहली बार हमने इस तरह की कोई वीडियो देखी है, इस तरह का कोई वाक़या सुना है, जब ये जिस तरह से बड़े ही अननेचुरल तरीके से और बाल इनके खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इनकी बचत भी हो गई है, क्योंकि इनके सर पर ऐसे बादल मौजूद थे जिनमें बरकी रो मौजूद थी। कैमरे में उन्होंने इन मनाजिर को सेव कर लिया है। इनके जो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स थे, जो इनकी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, वो भी हमने देखा है कि उनमें भी बरकी चार्ज महसूस किया गया है। तो आप भी हमें कमेंट में अपने जो ख्यालात हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मेहनत और लगन का कोई मोल नहीं है। किसी भी काम की लगन आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। किसी भी काम की जुस्तजू अगर आप में हो तो वो काम आप कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन्होंने पैदल मुकद्दस सफ़र यानी हज का इरादा किया और फिर वो अपने इस कामयाब सफ़र हज पर सऊदी अरब पहुँचे। ये बात हो रही है उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान अरशद की, जो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे, जिन्होंने 6 माह और 13 दिन पैदल सफ़र किया और वो सऊदी अरब पहुँचे। उस्मान ने अपने सफ़र का आगाज़ 1 अक्टूबर 2022 को उकाड़ा से किया था। उस्मान अरशद ने सऊदी अरब में दाखिल होने से पहले 2 मुल्कों की सरहद पार की, जिनमें ईरान शामिल है और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है। और इस दौरान उस्मान मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने सफ़र की वीडियो भी बनाते रहे। सफ़र में जो उन्हें मुश्किलात पेश आई हैं उसके बारे में भी वो बताते रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उस्मान अरशद, उनसे हम बात करेंगे। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, टू द शो। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, जिस मुकद्दस सफ़र पर आप गए, किस तरह से गए। मैं तो ये समझता हूँ कि आपने उस सफ़र का सही में हक अदा किया है। बहुत शुक्रिया।
ये सफ़र एक ऐसा सफ़र है कि जिसको करना हर इंसान चाहता है। बिल्कुल। और एक मुसलमान होने के नाते तो हम सारे एक मरतबा तो लाजमी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं पहली मरतबा ही गया हूँ और मुझे चूँकि पैदल चलने का भी शौक़ है और फिर मैं समझता हूँ कि पैदल चलकर जो है वो आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है। इससे पहले 2021 में मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया था पुरअमन पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मैंने इरादा किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतना सफ़र किया जा सकता है पैदल, तो मुझे पैदल चलने में कोई इशू नहीं है। और मैंने फिर इरादा किया हज करने जाऊंगा और उसके बाद मैंने 8-9 महीने इस पे होमवर्क किया कि मुझे किन किन ममालिक से गुजर के जाना पड़ेगा, वीज़े किस तरह से मिलेंगे, किन किन मुश्किलात का सामना होगा। तो 8-9 महीने इस पे होमवर्क करने के बाद फिर 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ठीक है, तो किस तरह से टाइमलाइन आपने डिसाइड की कि आपको इतना वक्त ही लगेगा? होमवर्क में आपका जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं जब आप इस तरह के सफ़र पर निकलते हैं, क्योंकि आप पैदल गए हैं, आपने 2 बॉर्डर्स भी उसमें क्रॉस किए हैं, आपने पूरा पाकिस्तान उसमें क्रॉस किया है। इसमें होता ये है कि मैंने एक एस्टिमेट लगा लिया है कि मैं रोज़ाना जो है वो 30 किलोमीटर सफ़र करूँगा। ठीक है। लेकिन होता ये है कि वो 30 किलोमीटर यानी होता नहीं है, क्योंकि जब आप निकलते हैं तो फिर वो अप डाउन जो है सफ़र होता रहता है, क्योंकि बाज़ का आपको जगह कोई नहीं स्टे के लिए नहीं मिल रही या कुछ और मामला हैं, इसलिए तो मैंने टोटल किया कि ये जो किलोमीटर है सफ़र जो है कितना बनता है, तो वो 5400 बनता था। उसको जब डिवाइड किया तो वो फिर आइडिया आपको हो जाता है कि आपको कितना टाइम लगना है। लेकिन उसमें आप ये है कि आप उसमें कम से कम भी 1-1.5 माह का जो मार्जिन है वो लाजमी रखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको रास्ते में अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कोई वीज़े की मुश्किल या कुछ, तो वो टाइम को सारा करके उसमें 1-1.5-2 माह का मार्जिन रख के, तो मेरा जो आइडिया था वो तकरीबन कुछ 6.5-7 माह का आइडिया था कि मैं 6.5-7 माह में पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो भी पहले मेरा रूट और था, पहले मेरा रूट पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरेबिया था। लेकिन चूंकि इराक सिंगल बंदे को वीज़ा नहीं देता, मैं खुद जितनी कोशिश कर सकता था मैंने सारी कोशिश की, लेकिन इराक का वीजा नहीं मिल सका। जिसके बाद बी प्लान पहले तैयार था, यानी कि वो जैसे होमवर्क किया तो उसमें पहले से बी प्लान भी था कि अगर इराक का वीजा नहीं मिलता तो फिर ईरान से यूएई चला जाऊंगा। तो वो इसलिए थोड़ा सा टाइम जो मैंने 7.5 माह का सोचा था वो इसलिए फिर मुझे बाद में जब मैंने रूट तब्दील किया तो फिर 6 माह और 13 दिन लगे। तो क्या मुश्किलात रास्ते में पेश आई, क्या कुछ आपने फेस किया? मौसम की सख्ती भी होती है, हालात भी होते हैं, अगर हम इलाके की बात करें, हर मुल्क की बात करें, हर शहर की बात करें, वहाँ पर कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पर चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ है। रास्ते में पहाड़ आए होंगे, कुछ जंगलात आए होंगे, बड़ा कुछ आया है। जब मैंने ओकाड़ा से सफ़र शुरू किया गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे याद है पहले दिन ही गर्मी, शदीद गर्मी थी। और उसके बाद जब मैं बलोचिस्तान पहुंचा हूं तो वहां से सर्दी शुरू होगी। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर ही एक मेरे पास छोटा बैग था जिसके अंदर ना मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, ईरान का वीज़ा, CNIC, ATM कार्ड, हर चीज़ वो गिर गया। अच्छा। वो गिर गया तो वो तो मेरे लिए इतना डिस्टर्बिंग मोमेंट था कि जिसका कोई आइडिया ही नहीं, क्योंकि अब आगे मैं क्या करूंगा। ये है कि एक दिन मैंने सफ़र नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे अब्बू जी ने समझाया और उनके समझाने पर और मैंने अल्लाह पे यकीन रखते हुए अपना सफ़र शुरू कर दिया। और यकीन करें कि 9 दिन के बाद मेरी सारी चीज़ें मुझे वापस मिल गई, जो मेरे लिए किसी मौजज़े से काम नहीं था, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिसके अंदर CNIC, आपके ATM कार्ड वगैरह, वो डॉक्यूमेंट्स मिलने इतना ईजी नहीं होता, तो मेरे लिए तो किसी मौजज़े से काम नहीं था ये। उसके बाद ईरान के अंदर जब सफ़र की बरकत है सर, मैं कहता हूँ यही वो चीज़ें हैं कि जब इस तरह के आप सफ़र पर निकलते हैं आपको रब पे यकीन तो होता है पहले ही, लेकिन ये सफ़र जो है आपका रब पे जो यकीन है वो और मज़ीद पुख्ता करता चला जाता है। और जब मैं ईरान में दाखिल हुआ तो यकीन करें ईरान सारा मैक्सिमम जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। उसके बाद क्या हुआ है जी, ईरान के अंदर सर्दी तो है लेकिन हवाएं इतनी ठंडी चल रही हैं कि पहले दिन जब कैंप लगाया है ऊपर लेने के लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, जब कैंप के अंदर गया हूँ तो थोड़ा सुकून महसूस हुआ है कि यार अंदर सुकून है। आधा घंटा गुजरा है तो कहा जी कि नहीं ये तो सर्दी लग रही है। बैग खोला है, 2 ट्राउजर और निकाले हैं, 2 शर्ट्स और निकाली हैं, पहन ली हैं। उसके बाद फिर आधा घंटा गुजरा है तो कहा जी ये गुजारा नहीं होगा। बैग के अंदर फिर 3 ट्राउजर 3 शर्ट्स थी, वो सारी निकाल के पहन ली। उसके बाद फिर रात कैसे गुजारी है वो मुझे पता है यार आपको पता है। यकीन करें कि अगर ईरान की जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं उसने चेहरे की जो यानी रंगत है वो तक बदल दी थी, तो वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये है कि मंजिल इस तरह की थी कि वो फिर आप कहते हैं कि यार ये मुश्किलात, हाँ जी ये मुश्किलात कुछ भी नहीं है। देखें जब आप इस तरह का सफर करते हैं तो आपको फिजिकली और उससे बढ़कर मेंटली तैयार होकर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर अगर आसानी के साथ ही जाना है तो फिर जहाज पे जाएं। लेकिन यकीन करें हम लोग जहाज पर भी थक जाते हैं क्योंकि 4 घंटे का सफर होता है। यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इन फरवरी आई वेंट टू उमरा, मैं उमरा करने
गया था, तो मैंने देखा कि जब आप यहाँ से आराम बांध कर निकलते हैं, आप एक फ़्लाइट लेते हैं, जद्दा आप पहुँचते हैं, उसके बाद बसेस वहाँ पर होती हैं या आप टैक्सी लेते हैं और आप फिर जाते हैं मक्का मुकरमा, फिर आप वहाँ पर उम्रा करते हैं, अपने होटल पहुँचते हैं, तो आप बिल्कुल गिर जाते हैं। तो आपकी तो हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि जिस तरह से आपने ये सफ़र मुकम्मल किया है, बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम बिल्ट वाइज भी देखें, आपकी कोई इतनी अच्छी बिल्ट नहीं है, आपका अंडर वेट है आप, और जिस तरह से, और वजन कितना गिरा आपका? मेरा वजन तकरीबन 3 kg गिरा है। उसकी वजह ये कि मेरा वेट पहले ही 59 है। जब आपका वेट बहुत ज्यादा होता है तो उस वक्त वेट आपका ज्यादा गिरता है, लेकिन चूंकि वेट पहले ही कम था तो इसलिए फिर वेट यानी कि इतना ज्यादा नहीं गिरा। 3 kg भी अगर हम समझें तो वो ज्यादा ही गिर गया है। 3 kg भी। तो खुराक का किस तरह से ख्याल रखा, किस तरह से आपने उन तमाम चीज़ों को मैनेज किया? खुराक का तो दरमियान में बड़ा मतलब खुराक का भी इशू रहा है। उसकी वजह ये है कि बलोचिस्तान से ही वो एरिया शुरू हो गया था कि जब यानी 50-60 किलोमीटर कोई आबादी नहीं आ रही, तो ऐसे होता था कि नाश्ता कभी कभी तो शाम को 4 बजे हो रहा है, दोपहर का खाना भी वही हो रहा है, क्योंकि जब रास्ते में कुछ आ ही नहीं रहा तो फिर कहाँ से खाना है। ईरान के अंदर खाने का बहुत मसला था, क्योंकि वो लोग फीके खाने खाते हैं और वहाँ पर अच्छा, पहले जब मैं बलोचिस्तान पहुंचा तो मैंने कहा यार ये क्या है, 50-60 किलोमीटर आबादी नहीं आ रही। लेकिन जब आप बलोचिस्तान के बाद ईरान दाखिल होते हैं, आप बलोचिस्तान को भूल जाते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर 150-200 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं आती, और फिर वहाँ पे आपको लैंग्वेज का बैरियर भी है और भी तो वो, और फीके खाने, और वो हमारे नान तो इतना मोटा होता है, उनकी वो रोटी इतनी नहीं मोटी होती है, तो वो वहाँ पे मुश्किलात रही हैं। लेकिन ये है कि फिर जहाँ पे आबादी नहीं होती थी, मैं रोटी साथ उठा के चलता था और साथ मैंने एक जैम और एक हॉट सॉस रखी हुई थी। वो फिर बस अल्लाह का शुक्र करके मौके के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से पहले भी आप कह रहे हैं आपने एक सफर किया चाइना बॉर्डर तक, कुकाड़ा से लेकर पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से, तो उसके बाद कोई हुकूमती रहनुमाई थी, कोई हुकूमती सरपरस्ती थी, किसी इदारे ने आपकी कोई हेल्प की है? क्योंकि देखें आसान सफर तो नहीं है, दूसरे ममालिक से भी आपको परमिशन चाहिए थी इस चीज़ की। सर हमारी वैसे हुकूमतें तो कहती हैं कि आप करें जो आपने करना है, खुद करना। हाँ जी, बस हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की देखें हेल्प की जरूरत आपको इसलिए होती है, इवन के मैंने यानी कि मेरी बिलावल साहब से मुलाकात भी मैंने की और भी मैं मिनिस्ट्रीज में भी गया, क्योंकि आपने जब बॉर्डर क्रॉस करने होते हैं और जब पैदल क्रॉस करने हैं तो इसमें सिर्फ वीज़ों के हवाले से आपको मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अगर आपके पास किसी कंट्री का वीज़ा नहीं है तो आप कैसे क्रॉस करेंगे? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मुझे पता था कि इराक का वीज़ा और कुवैत का वीज़ा तो उन्होंने वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए बंद किया हुआ है, वो देते ही नहीं है। तो ये है, तो लेकिन उसके बावजूद भी फिर बड़ी कोशिश की, नहीं मिल सका। लेकिन ये है कि हुकूमत की कोई बहुत आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये एक सिंपल सा रूट है, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, आप इस रूट से जा सकते हैं और इसके वीज़े भी जो है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने जाना है, थोड़ी सी पहले अपना होमवर्क करें, आपको पता होना चाहिए कि रूट कौन कौन सा है, या प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, या जो मुश्किलात आएंगी अगर वो आती हैं तो आपने उनको कवर कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप इतने लंबे सफ़र पर निकले हैं, पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, बहुत से इलाकों से, बहुत से शहरों से आप गुजरे हैं, बल्कि सूबों से गुजरे हैं, तो सूबों से, शहरों से, और फिर जब दूसरे मुल्कों में गए हैं, जिस तरह ईरान में गए हैं, यूएई गए हैं, या आखिर में सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो वहाँ पर जब लोगों को पता चलता था कि आप इस मुक़द्दस फ़र्ज़ के लिए निकले हैं और इस तरह से निकले हैं कि पैदल ये सफ़र तय करने वाले हैं, तो क्या मेहमान नवाजी आपने देखी, क्या लोगों के तासुरात देखे? यकीन करें, लोग जो है ना, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होता। चाहे वो पाकिस्तानी हैं, वो ईरानी हैं, वो यूएई के नेशनल्स थे या वो सऊदी नेशनल्स थे, लोगों ने बड़ी सपोर्ट की है, बड़ा प्यार दिया है। लोग खाना पीना हर चीज आपको दे रहे होते हैं, लेकिन ये है कि इतना कैरी करके आपके लिए चलना मुश्किल होता है, तो वो मैं लेता ही नहीं था। अब कई लोग ऐसे हैं वो जबरदस्ती आपको दे के जा रहे हैं। फिर क्या होता था कि वो दे के चले गए, उसके बाद मुझे कोई और मिला है, मैं जबरदस्ती उनको दे देता था, क्योंकि सामान उठा के चलना मुश्किल होता था। लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि कोई जितना कर सकता था उसने उससे ज्यादा किया है, तो लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट रही थी। सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर इतना बड़ा बड़ा डेजर्ट है, इतने किलोमीटर्स कोई आबादी नहीं आती, लेकिन उसका पता क्यों नहीं चला कि वहां पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि ट्रक वगैरह, कंटेनर्स वगैरह चलाते हैं, यकीन करें वो रुकते थे, कोई चाय बना के दे रहा है, कोई खाना बना के दे रहा है, तो इसलिए उस सफर का पता नहीं चला। वरना तो वो डेजर्ट मैं समझता हूँ उसको क्रॉस करना और दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो बड़ा मुश्किल था। यकीनन अल्लाह की जो मदद है वो आपके साथ ही हम देख रहे हैं। अच्छा, सफर, हम जब भी कोई सफर करते हैं, हम सफर में कुछ ना कुछ सीखते हैं, और यही कहा जाता है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती हैं, बहुत आपका एक्सपीरियंस जो है वास्ट हो जाता है। तो आपका तो सफ़र भी बहुत अच्छा था, बहुत मुकद्दस सफ़र था।
आपने इस सफर से क्या सीखा? सर सफर जो है ना आपको सब्र करना सिखाता है, क्योंकि सफर के दौरान आपको वो सहूलियत नहीं मिल रही होती जो कि आपको घर के अंदर मिल रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो शख्स सफर करके भी उसके अंदर सब्र या बर्दाश्त पैदा नहीं होती, तो मैं मतलब कि अगर वो फिर भी अपने आप को कहे कि मैं बड़ा ट्रैवलर हूँ, तो वो नहीं है, क्योंकि आपने सब्र करना सीखना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे बड़ा जो है वो सब्र करना सीखा, इस हवाले से कि जैसे सोशल मीडिया पर आप पर बहुत सारी तनकीद हो रही होती है, तो वो पहले होता था कि मैं जवाब दे देता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकम्मल इग्नोर करते हैं। दो मेरे सवाल हैं जो कि आखिरी होंगे आपसे, और वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे अब मजीद क्या प्लान्स हैं आगे, कौन सा सफ़र प्लान कर रहे हैं या भी इंतज़ार करेंगे? थोड़ा सा ज़रा अपने आप को भी सेहत भी बेहतर करने की मेरा ख्याल ज़रूरत है। और सेकेंडली अगर और भी बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो ये शौक़ रखते हों, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या एक तरीक़ेकार है, क्या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर इसमें ये है कि पैदल तो मेरा कोई प्लान नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो है ना वो वीज़े का बहुत ज़्यादा इशू है, ये आपको भी आइडिया है। देखिए किसी कंट्री का मिसाल के तौर पे मैं प्लान यहाँ से कर लूँ, मैंने यूके पैदल जाना है, जब हमने बाय एयर यूके जाना होता है तो यूके का हमें वीजा मिल जाता है, लेकिन वो हमने डायरेक्ट यूके जाके लैंड होना है। लेकिन जब मैंने पैदल जाना है तो मैंने बहुत सारे ममालिक को क्रॉस करके जाना है, तो दरमियान में जिन ममालिक का मुझे वीजा नहीं मिलेगा तो मैं यूके कैसे पहुंचूंगा? मैं नहीं पहुंचूंगा। तो पैदल का तो मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन वैसे आगे मेरा ट्रैवल व्लॉगिंग को लेकर प्लान है। इंशाल्लाह मैं ट्रैवलिंग करूंगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूंगा और जहां मुझे मौका मिला। दूसरा जो लोग करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें देखने वाली हैं। वो ये है कि अगर आपने हज के लिए सफर करना है तो हज की फीस दिए बगैर आप हज अदा नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि पैदल में खर्चा नहीं आएगा, पैदल हूं तो मेरा इसमें खर्चा 20 लाख रुपए आया है, क्यों उसके अंदर 12.25 लाख रुपए तो हज की फीस शामिल है। फिर 6 माह 13 दिन जो है वो मैंने सफर किया, मैंने खाया पिया, 3 ममालिक के मैंने वीजे लिए, फिर मैं रमजान के एंड पे पहुंच गया था। उसके बाद में 2-2.5 माह वहां पे रहा हूं, वो खाना पीना ये वो, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। फिर सर देखिए होमवर्क के बगैर आप बिल्कुल ना निकलें, ठीक है? होमवर्क अगर आपका नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि आपने कहां से गुजरना है या आपने क्या करना है, तो फिर मुश्किल आपको ही आएगी, फिर वो आप उसको कैसे फेस करेंगे। मैं तो इसलिए होमवर्क करके लाजमी निकलें। बाकी अच्छे काम को देख के लाजमी करना चाहिए। आप जाना चाहते हैं आप जरूर जाएं, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करके लाजमी जाएं। कुछ पैसे आपके पास लाजमी होने चाहिए ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान अरशद हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अमेजिंग स्टोरी थी, बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। कमेंट में हमें जरूर इस हवाले से बताइएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे खेल के मैदान क्रिकेट से, जहां अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को पहले मैच में हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली। शाहीनों ने अफगानिस्तान को 142 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी, जहां पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के सामने जो अफगान बल्लेबाज हैं उनकी एक नहीं चल सकी। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें जैसे हम 90 की दहाई में देखते थे वसीम अकरम को, वकार यूनुस को और शुएब अख्तर को, तो उनकी यादें ताज़ा कर दी हैं। हारिस रऊफ की तेज़ी जो हम देखने हैं, गेंदबाजी में घूमती गेंदें थीं, वो देखने का भी मज़ा आ गया। और उम्मीद यही करते हैं कि आज भी जो कौमी टीम है वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी पेश करती हमें दिखाई देगी। उधर एशिया कप में शिरकत के लिए जो नेपाली टीम है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। T20 की रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर ही मौजूद हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी। मानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू। सबसे पहले तो जो मैच हमने जीता उस पर आपका कमेंट चाहूँगा। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और जो सारा क्रेडिट है वो बॉलर्स को ही जा रहा है इस मैच में। तो बिलाशुबा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। अगर हम देखें मतलब एक टाइम पे थोड़ा सा डर जरूर था कि जब पाकिस्तान ने 201 रन की, थोड़ा सा एक फियर था। गो के जो कंडीशंस थी वो बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं थी। ये भी एक हालांकि पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसिज्म भी बड़ा हो रहा था कि जब पाकिस्तान 201 पे आउट हुआ कि ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। ठीक है, कुछ रन हम शॉर्ट जरूर थे, बट कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी। लेकिन उसके बाद मतलब ये किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि अफगानिस्तान की टीम इमामुल हक का स्कोर भी बराबर नहीं कर सकी, कि इमाम के 61 थे और 59 पे आउट हो गए। तो हमने देखा कि कंडीशंस को बड़ा अच्छा यूज किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, खासतौर पे हारिस रऊफ ने जिस तरह 5 विकेट लिए, फिर
शाहीन अफरीदी ने जो एक उनका जो ट्रेडमार्क है कि वो आने के साथ ही विकेट लेते हैं, शुरू में विकेट लेते हैं, तो वो इस मरतबा बल्कि उन्होंने डबल जो ब्लो हुआ अफगानिस्तान को, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा वाइटल था। थोड़ी हवा चल रही थी, हवाओं के साथ बॉल स्विंग हो रहा था, तो वो कंडीशंस का बड़ा अच्छा फायदा उठाया और विकेट टू विकेट बॉल किया, जिसका पाकिस्तान को जो है फायदा हुआ। तो नो डाउट आज आपको लग रहा है ये परफॉर्मेंस रिपीट होगी या उससे बेहतर कारकर्दगी होगी? क्योंकि एक्सपेक्ट हम यही करते हैं, जैसे बाबर हम देख रहे हैं अभी भी T20 में नंबर 1 प्लेयर हैं, 0 पर वो आउट हो गए, कभी कभी हो जाता है, लेकिन सब ये चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करें जिस तरह से वो करते आए हैं। देखिए जहां तक तो बाबर की बात है कि वनडे में वो नंबर 1 है और नंबर 1 भी थोड़े मार्जिन से नहीं है, जो सेकंड नंबर पे उनसे 103 पॉइंट्स का फर्क है, उस पे मतलब उनको बढ़तरी है। तो कभी कभार होता है क्रिकेट में, ज़ाहिर है डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो वो भी 0 पे आउट हुए थे। तो इस तरह कोई भी प्लेयर कभी भी हो सकता है, डजंट मैटर कि आपका हर दिन जो है आपका एक सा नहीं होता। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और सारी दुनिया उनको मान रही है। जहां तक पाकिस्तान टीम की आज के मैच की बात है तो देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहला मैच जिस तरह जीता है, ठीक है, सीरीज से पहले बातें हो रही थी कि टफ टाइम मिलेगा और जो होगा हो सकता है कि आगे आपको टफ टाइम मिले, बट पाकिस्तान ने जिस तरह से, जिसको कहते हैं कि बड़ी दबंग किस्म की एंट्री दी है, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान का एक अपर हैंड नजर आ रहा है कि आप तमाम एरियाज आपके ठीक नजर आ रहे हैं। बैटिंग में थोड़ा सा मिडिल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा आपका। जैसे इमाम ने जो लास्ट टाइम इनिंग खेली है ना, इन कंडीशंस में ऐसी इनिंग की जरूरत होती है कि जब आपको जब बॉल सही मिडिल ना हो रहा हो और थोड़ा सा डबल, जिसको कहते हैं बाज़ क्रिकेट की टर्म में डबल पेस वाली विकेट है कि सम टाइम अनइवन बाउंस होता है, कहीं बॉल बैठता है, मतलब डिफरेंट विकेट का बिहेवियर जो है मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, स्ट्राइक रोटेट करें, जो क्रिकेट की बेसिक्स होती हैं उसके ऊपर जाए, बहुत ज्यादा वेरिएशन में या बहुत ज्यादा यानी स्टाइल दिखाने की कोशिश ना करें, सिंपल क्रिकेट खेलें और जितना ज्यादा एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप विकेट के ऊपर स्टे करें तो वो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करी है क्योंकि आम आवाम को इसका आइडिया नहीं होता। जिस तरह से अभी अफगानिस्तान की होम सीरीज़ है जो कि श्रीलंका में खेली जा रही है, तो जब भी कोई होम सीरीज़ होती है तो पिचेस उनकी टीम की मर्जी के मुताबिक तैयार की जाती हैं। तो सोशल मीडिया पर मैं ये देख रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही, तो एशिया कप में ये लोग क्या करेंगे? तो मैं चाहूँगा आप वो पॉइंट ज़रूर क्लियर करें। देखें, जहां तक बात है ये विकेट थोड़ी सी ऐसा लगा जैसे अंडर प्रिपेयर थी, मतलब ये विकेट उस तरह की विकेट जैसे जल्दबाजी में या तो उजलत में बनी है, क्योंकि एक प्रॉपर विकेट नहीं लगी। जो एक क्रिकेट की प्रॉपर विकेट होती है कि या तो मतलब उसमें एक ही तरह का बिहेवियर होता है। ये विकेट जो है, ये मैंने बताया कि जैसे डबल पेस विकेट लग रही थी। आप इसका अगर विकेट का कलर भी आप देखेंगे तो थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, इसमें कुछ जगह से डिफरेंट है, कुछ जगह से डिफरेंट है। एशिया कप में मेरा जहां तक ख्याल है कि एशिया कप में कंडीशन, एक तो एशिया कप के मैचेस ज्यादा होंगे कोलंबो में या कैंडी में, ठीक है, ये हम्बन टूटा है। यहाँ पे अमूमन क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती है, एक वजह ये भी है, ज्यादातर श्रीलंका में कोलंबो में खेलते हैं तो या गाल में खेल रहे हैं काफी अरसे से, तो वहाँ की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। या वो सिटीज जो है, कोलंबो की बात करें या गाल की, वो थोड़ा सा सी के करीब भी हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वेदर भी डिफरेंट होता है, यहाँ का वेदर डिफरेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे कंडीशंस और होंगी, ये कंडीशंस नहीं होंगी। जहां तक पाकिस्तान टीम की बात की जा रही है पिछले मैच की कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ, बिलाशुबा एक चीज पे हमें एड्रेस करना पड़ेगा, स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है स्पिनर्स में बाज़ औक़ात हमें वो नजर आ रहे हैं, खासतौर पे जो बॉल पड़ के एकदम अंदर आता है उसको आपको थोड़ा सा यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आपके पास सबसे अच्छा जो स्पिनर्स को खेलने वाला प्लेयर है वो सऊद शकील है। तो ये बड़ा हैरान कौन सी बात है कि सऊद शकील इस वक्त नहीं है, एशिया कप के लिए तो है, यहाँ पर नहीं है। सऊद शकील को मेरा ख्याल है कि मिडिल में होना चाहिए था कि वो स्पिनर्स को अच्छा हैंडल करते हैं। बाकी मतलब इस परफॉर्मेंस की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी श्रीलंका से भी हम सीरीज जीते हैं, उन्हीं के मुल्क में अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जारी है और उम्मीद तो एक ही जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा और ये सीरीज भी जीतेगा। कितना एज मिलेगा पाकिस्तान को एशिया कप में इन दो सीरीज का? देखें, अगर तो आप ये सीरीज जीतने, एक तो पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप वनडे रैंकिंग में अगर आज हम जीतते नंबर 1 हो जाएंगे, अगला मैच भी जीतते तो आप उसको रिटेन करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो कि जाहिर सी बात है, इससे आपको एक साइकोलॉजिकली एक बूस्ट एज मिल जाता है। दूसरी बात यह कि आप एक जैसे अफगानिस्तान से आप खेल रहे हैं, मैच प्रैक्टिस आपकी होगी, अपोनेंट को आप समझ सकेंगे, आप स्पिनर्स को खेलने में आप यूज्ड टू होंगे थोड़ा सा, नहीं दो मेन अपोनेंट को हम समझ चुके हैं, मतलब श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एशिया कप के लिए भी ये एक फायदेमंद है। देन आपका जो अगली वर्ल्ड कप हो रही है उसकी, और दूसरा एक और चीज कि आपको कॉम्बिनेशन को
फाइनल करने में या कॉम्बिनेशन को आजमाने में, ठीक है, जो भी नोक पलक संवारनी है वो आपके पास टाइम है कि आप इन इवेंट्स में आप। अच्छा, पाकिस्तानी फील्डिंग की जब हम बात करते हैं, ये बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि एक जलप स्क्वाड है। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, श्रीलंकन सीरीज में हमने देखा जिस तरह के कैचेस पकड़े, उन्हीं कैचेस की बदौलत हम जल्दी मैचेस भी जीत रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ उसमें भी हमने देखा बड़ी शानदार फील्डिंग रही है। क्रेडिट किसको देंगे? खिलाड़ियों को देंगे, कोच को देंगे, या पूरी टीम? इस वक्त जिस तरह से एक जलप स्क्वाड नजर आ रहा है तो हर शोबे में काम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, एक चीज है, एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है बाज लोगों को ये बात बड़ी अजीब भी लगे, जब भी आपके साथ गोरा कोच होता है ना, ये आप नोट कीजिएगा, चाहे वो बॉब वुलमर का टाइम उठा के देख लें, डेव वॉटमोर का टाइम उठा के देख लें, या करंट जैसे ग्रांट ब्रैडबर्न है, इनका टाइम देख लें, उस वक्त कोई और चीज बेहतर हो ना हो, आपकी फील्डिंग जरूर बेहतर होती है। उसकी एक वजह यह है कि जो गैर मुल्की कोचेज होते हैं इनका फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी को। हाँ, पाकिस्तान में मिसबाह का जो टाइम था, मिसबाह के टाइम में एक फिटनेस कल्चर जो मुतारिफ कराया था वो बड़ा पाकिस्तान के लिए वाइटल था, या फिर मिकी आर्थर ने जिस तरह कराया। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि फील्डिंग जो होती है, फील्डिंग में आपकी फिटनेस का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, तो वो चीज हम नजर आ रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑब्वियसली कि जब आपके साथ ग्रांट ब्रैडबर्न भी हैं, फिर वो भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं आपको, मिकी आर्थर भी, तो वो चीजें, और आपके जो फील्डिंग कोच है, फिर ये सारी चीजें मतलब उनको भी क्रेडिट जाता है, प्लेयर्स को भी नो डाउट के जाहिर है मैदान के अंदर परफॉर्म जो कर रहे हैं वो खिलाड़ी कर रहे हैं। और फिर जिस तरह आपने बात की कि टीम जिस तरह जेल हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जब जेल हुई होती है टीम और आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, आप बिल्कुल एक साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी होती है, तो आपकी वो चीजें मैदान के अंदर नजर आती हैं, आप ज्यादा जान मारते हुए। जब कंफ्यूजन होती हैं या कुछ डिफरेंसेस होते हैं या दूसरी चीजें होती है, तो फिर आपकी जो मैदान के अंदर होती है आउटपुट जो होता है उस तरह नहीं होता, कहीं ना कहीं लैकिंग नजर आ रही है। रिजल्ट इज डिफरेंट थिंग, रिजल्ट क्या आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन टीम का जो माहौल होता है वो बड़ा वाइटल रोल। ठीक है, अच्छा, कुछ टाइम हो गया हम देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स चैनल हैं बड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा इंडिया के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि कमेंटेटर्स बैठे हैं या एनालिस्ट बैठे हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो 3 पेसर्स मौजूद हैं उनको बड़ा डिस्कस करते दिखाई दे रहे हैं। जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा गया शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, हारिस रऊफ को लेकर, नसीम शाह को लेकर, तो अजीत अगारकर ने कहा कि विराट कोहली विल टेक केयर ऑफ देम। तो ये क्या साइन है? बिल्कुल, देखें, आपने जिस तरह शुरू में बात की थी ना कि हमें वो टाइम याद आ रहा है कि जब वसीम, वकार और शुएब का ट्राई का था, तो वो एक पाकिस्तानी बॉलर्स की दहशत थी। तो नो डाउट कि हम अभी उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकते कि अभी बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन जो अभी बहुत अरसे बाद वाकई के बैक वक्त आपके बॉलर जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वरना अमूमन ये देखा है कोई एक बॉलर जो होता है वो लीड कर रहा होता है, बाकी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस वक्त क्या है, आपके तीनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। आप चाहे शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, नसीम शाह की बात करें, तीनों यानी वो बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग हैं। वरना अमूमन होता है कोई बॉलर आपका सिर्फ जो होता है कि इकोनॉमिकल होता है यहाँ। तो ये चीज है, नो डाउट के भारत हो या कोई भी अपोजिशन हो, उसको मुश्किल हो सकती है पाकिस्तानी बॉलर से। जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि आप जो रिसेंट मैचेस देखें या पहले पाकिस्तान के भारत से मैचेस हुए, तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को अक्सर खास तौर पे शाहीन अफरीदी को रिस्पेक्ट देते नजर आते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनको विकेट ना दें। तो वो चीजें, और इस वक्त इन कंडीशंस के ऊपर जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है, तो अगर इसी परफॉर्मेंस को ये बरकरार रखते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी टीम होगी, भारत ही नहीं कोई भी टीम होगी, उसके लिए एक चैलेंज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और हम देख रहे हैं कि आज भी जो पाकिस्तानी टीम है तो फेवरेट ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पिछले मैच में हमारी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी बॉलर्स की, स्पेसिफिकली जो परफॉर्मेंस रही है, उनसठ रन्स पर उन्होंने ऑल टीम को आउट किया है। और अगर आज का मैच हम जीत जाते हैं तो फिर हम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन जाएंगे। और उसको रिटेन करने के लिए हमें तीसरा मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अच्छी तैयारी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है जो कि इन्हीं ग्राउंड्स पर होना है, इन्हीं पिचेस पर होना है। उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम सीरीज़ जो हो रही है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।